1925 से अब 100 साल से ऊपर हो गए आरएसएस के। आप कैसा इसका इतिहास देखते हैं और क्या लगता है आपको कि क्या अपेक्षाओं पे खड़ा हो पाया है आरएसएस? जब हम हिंदू राष्ट्र की बात की मांग भी उठती है कई बार, तो जब संविधान है जिसको संघ भी मानता है, तो उस संविधान के रहते हुए क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो सकती है? इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 100 साल पहले का हिंदू समाज और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो संविधान के अगेंस्ट है संघ। कॉन्फ्लिक्ट है कि आरएसएस के प्रमुख की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया और भारत में अंतर। क्या आपको भी लगता है? कई बार ये आरोप लगता है कि बी आर अम्बेडकर ऐसे तो संघ के नहीं थे, लेकिन संघ उनको अपना रहा है। उसको आप कैसे देखते हैं? तो माइनॉरिटी के बारे में संघ का क्या विचार है? क्योंकि अभी हमने देखा कि एक मोर्चा भी अलग से है मुस्लिम राष्ट्र में, और कई बार विचारों की बात होती है तो उसमें मुसलमान खुद को थोड़ा सा उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते संघ के साथ। उसके बारे में आपका क्या है कि क्या उस व्यू पॉइंट को हमने चेंज करने की कोशिश की? भारत के बाहर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो क्या वो हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उस तरीके से कार्य कर रही है जिस तरीके से अदरवाइज मिशनरीज को हम कार्य करते हुए देखते हैं या उम्मा को काम करते हुए देखते हैं? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपका विद्यार्थी संघ भी है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में उतनी उपस्थिति अभी भी संघ की नहीं दिखती, क्योंकि मोदी जी भी युवाओं की बात करते हैं, जेनजीज और ये सब जमाना चल रहा है। भारत में कितनी यूनिवर्सिटी गिनते हैं आप? नहीं, 113 से 115 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, प्लस लोकल यूनिवर्सिटीज है, प्लस जो आजकल की ऑटोनॉमस है वो भी है। विद्यार्थी परिषद से बड़ा कौन सा संगठन है? युवा फोर्स बहुत ज्यादा है भारत में, युवा सबसे ज्यादा है दुनिया में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो विद्यार्थियों को टैकल करती है, और आरएसएस में मैं ऐसा युवाओं के लिए अलग से मंच नहीं देखता हूँ, जबकि आरएसएस खुद स्वामी विवेकानंद जी को महापुरुष मानता है, उनको युवा की तरह। आरएसएस में पहले शाखाएं गिनते थे, संख्या गिनते थे। आज से 10 साल पहले संख्या लेते समय प्रौढ़ और व्यवसायी, तरुण और किशोर इस प्रकार से ली जाती शाखाओं की संख्या भी। उस गिनती के अंदर भी 40 से 50% तरुण और किशोर शाखाएं हैं। तो क्या संघ उतना अच्छा एजुकेशन मॉडल दे पा रहा है जितना अदरवाइज कॉन्वेंट प्रोवाइड कर पा रही है, या मुस्लिम समाज के लिए मदरसेज हो रहे हैं उस तरीके से? क्या मदरसा तो स्कूल, मदरसा तो टीचर। ऐसी क्या चीज जिसने संघ को रोक के रखा है, जोड़ के रखा हुआ है? क्योंकि ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं दिखता जो नॉन रिलीजियस भी है, एक कार्य कर रहा है समाज के लिए, और 100 साल से निरंतर चल रहा है, और अब फाइनली जाके सरकार में भी है। नमस्ते, यू वर्सेस यू के आज के संस्करण में हम बात करेंगे राष्ट्र के संविधान के विचार के और व्यवहार के। जब इस देश में हम अलग अलग समय में अलग अलग क्रांतियों से जूझते हैं, अलग अलग विचारधाराओं की बातें होती है, तो कई बार ऐसा आता है कि क्या हमें निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्या वो विवाद से निकलेगा या हमेशा ट्रेंड से निकलेगा? हम कई बार देखते हैं कि आज जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था कोई अलग आयामों को चूम रहा है, और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और भारत का जो संविधान भी है और जो भारत की आजादी भी है वो भी 75वें वर्षगांठ की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे समय में ये देखना जरूरी है कि इस देश के पीछे की जो विचारधाराएं हैं उनमें कैसा आपस में तालमेल है। उसमें एक ऐसी विचारधारा है जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आरएसएस कहलाता है, उसके बारे में बात करें, क्योंकि 1925 में स्थापित एक ऐसा संस्था जो 100 साल से ज्यादा हो गया है और आज भी निर्णायक भूमिका में है, तो उसको लेके भी कई सारे प्रश्न और अंतर्द्वंद बार बार सामने आते हैं, और अलग अलग बातें कई बार आती है, कॉन्फ्लिक्ट का भी नजर आता है। मैं खुद आरएसएस का सपोर्टर रहा हूं और हमेशा उसकी बातें करता हूं, लेकिन कई बार हमारे युवा और इनफैक्ट मेरे मन में भी कई सारे विचार आते हैं जिसको लेके क्लैरिटी की शायद जरूरत है। तो आज हमारे साथ आरएसएस को ज्यादा जानने और समझने के लिए आज हमारे पास विचारक रतन शारदा जी हैं। उनसे हम विचार विमर्श करेंगे और जानेंगे कि आरएसएस की क्या विचारधारा है और क्या अपेक्षाएं राष्ट्र से उनको। नमस्ते रतन जी। रतन जी, पहला प्रश्न मेरा जो कि जनमानस के में है कि आज 1925 से अब 100 साल से ऊपर हो गए आरएसएस के। आप कैसा इसका इतिहास देखते हैं और क्या लगता है आपको कि क्या अपेक्षाओं पे खड़ा हो पाया है आरएसएस या संघ? बहुत लंबा प्रश्न है, इसके बाद किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब बिल्कुल शशांक जी कहेंगे कि मैं उसका उत्तर 5 मिनट दूं तो संभव नहीं है। कुछ किताबें तो आपने खुद लिखी है। हाँ, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 100 साल पहले का हिंदू समाज और आज में जमीन आसमान का फर्क है। 100 साल पहले हिंदू समाज सुसुप्त था, बटा हुआ था, जाति व्यवस्था, पंथ संप्रदाय बटा हुआ था, अपने बारे में गौरव नहीं था, भारत को जानता नहीं था, अपने भूतकाल को भूल चुका था। चाहे मैकॉले को दोष दें, चाहे इस्लामी आक्रमण को दोष दें, उनके पूर्वजों ने बहुत लड़ा था, लेकिन आगे जाके विस्मृति हो गई। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस समय निश्चित किया कि
हिंदू समाज को जाति पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर, भाषावाद से ऊपर उठ के एक संगठित समाज बनना होगा, शक्तिशाली समाज बनना होगा, जिसको अपने अपने अतीत पर, अपने पर गर्व हो, आने वाले समय के लिए मन में एक बहुत एक आकांक्षा और एक आशावाद हो, और उसके उन्होंने संघ का काम शुरू किया। तो आप अगर देखेंगे 100 साल के अंदर, तो भारत का एक बहुल समाज, बहुत बड़ा निर्णायक समाज इस समय संघ की इस विचारधारा को मानता है। भारत के अंदर एक जागरण का नया पर्व चल रहा है, जिसके अंदर राष्ट्र का पुनर्जागरण, समाज का पुनर्जागरण। मैं परसों एक 2-3 दिन पहले एक टीवी पर था, मैंने बताया कि 1 जनवरी को पहले मंदिर भरे नहीं होते थे, और एक कहने लगा आप तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि 15-16 साल पहले से 1 जनवरी को हम घर बैठे थे, आईटी इंडस्ट्री तब बंद होती थी 1 तारीख को, अब तो बहुत लोग बंद होते हैं। और मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं, तो टिटवाला करके यहाँ फेमस गणेश का मंदिर है, गए, आराम से दर्शन हो गए। अब अगर आप किसी भी 1 जनवरी को जाइए, कोई भी मंदिर, कोई भी स्थान खाली नहीं है, और वो 1 जनवरी को हमने अपना हिंदू पर्व बना दिया, ऐसा कभी कभी लगता है। तो ये जो परिवर्तन है, आज तरुण भजन क्लबिंग कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे 1 जनवरी को ऐसा माना जा रहा है कि जितना हॉलिडे के अंदर जितने वो होटल बिके हुए हैं, उससे अधिक होटल, हाँ, क्योंकि रेट्स हाइप हो गए हैं तो उसमें हाँ, दिखता सारे है। तीर्थ स्थानों के अंदर अधिक लोग जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन, निश्चित रूप से ये परिवर्तन मान सकते हैं कि 100 साल की तपस्या का फल है, और जिसका हमने एक जागरण देखा 2014 के बाद। परिवर्तन उसके पहले से हो रहा था, तो मैं मानता हूँ कि एक इन शॉर्ट ये हम बड़ा परिवर्तन मान सकते हैं। बट रतन जी, ठीक है, आपकी बात भी सही है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न था और इसका उत्तर शायद ऐसे नहीं दे पाएंगे। अगर इसमें सभ्यता की बात पूछी जाए तो आरएसएस का आप सभ्यता को लेके क्या देखते हैं? क्योंकि ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आपने भी न्यू ईयर का मेंशन किया, उसके सेलिब्रेशन को हिंदू मंदिरों के साथ सेलिब्रेशन का आपने जोड़ा, या कई बार 25 दिसंबर जो क्रिसमस अदरवाइज मनाया जाता है दुनिया भर में, और पेगन रिलीजन उसके पहले मनाते थे, और उसको अब तुलसी पूजन से कंपेयर किया जाता है या जोड़ा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि सभ्यता को लेके इससे फायदा हुआ है या इसका लाभ ज्यादा नहीं है? नहीं, देखिए, जो 1 जनवरी 25 दिसंबर तो खैर क्रिश्चियन त्यौहार है, उसको हमने उसको कम आंकना चाहिए, उनके लिए बहुत पवित्र दिन है। लेकिन 1 जनवरी जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का वर्ल्ड भी हम लेके चलते थे, हमको पता ही नहीं था कि गुड़ी पड़वा हमारा नया साल है, हमारा कैलेंडर क्या है, दिनांक क्या है, सबको पता है। और इसके लिए उसका एक डी वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, डी कॉलोनाइजेशन हुआ 1 जनवरी का, और आज हम उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं। हमको पता ही है हमारा फर्स्ट ईयर नहीं, आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपको संदेश आते हैं, अभी हैप्पी 2026 आया होगा, हैप्पी न्यू ईयर कम होते जा रहे हैं। करेक्ट। तो ये बदलाव है। इसके लिए इसको कहना कि सभ्यता, हम संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता उससे एक कदम पीछे है। क्योंकि सभ्यता वो जो आपको इमारतों में दिखता है, जो आपको सड़कों पे दिखता है, जो आपको एक सारे इस प्रकार के फिजिकल बीइंग में दिखता है। संस्कृति वो जो आपके अंदर आपके राष्ट्र की सोच को दर्शाती है, जिसका कोई भी संबंध मकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है। वो एक हमारे अंदर जो बेसिक हमारी सोच है, हमारी समझ है, उसको मैं मानता हूँ कि उसमें सोच में बहुत परिवर्तन आया है। और उसके अंदर आर्थिक विकास की अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक विकास के साथ आर्थिक विकास तो क्यों नहीं पहले हो पाया था, जो मोदी जी ने बताया, जिसके बारे में पुस्तक में पहले लिख चुका हूँ मैं 2011 में, कि नेहरूवियन रोट ऑफ ग्रोथ, मैंने तो इकोनॉमिक्स में किया एमए, वो हमारे लिए अपमानजनक। कल मैं व्यक्तित्व देख रहा था सिंगापुर के प्रधानमंत्री का, उन्होंने भी उसके बारे में बात की है इनफैक्ट कि नेहरूवियन ग्रोथ को मैं अच्छा मानता था, लेकिन 1960 के बाद तो भारत के लिए कारगर नहीं रहा। लेकिन नेहरूवियन, देखिए, नेहरूवियन ग्रोथ रेट ये वास्तव में मिक्स्ड इकोनॉमी का, कम्युनिस्ट इकोनॉमी का, कंट्रोल्ड इकोनॉमी का फेलियर दिखा रहा था। और 1991 के बाद में जो इकोनॉमी खड़ी है, वो है वास्तव में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, जिसने हिंदुओं के एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एक उद्योग के प्रति उनका उत्साह है, सबसे अधिक दुकानें, सबसे अधिक छोटे उद्योग भारत में है। तो वो जो आज भी भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था एमएसएमई के ऊपर खड़ी है, एक्सपोर्ट एमएसएमई पे खड़ा है, वो उसको जो अनलीश किया, उसको जो खुली छूट मिली 91 में, उसका जो अब रिजल्ट आ रहा है पिछले इतने सालों से, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। क्योंकि वही हिंदू है जिसने सारे विश्व के अंदर सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था थी, सबसे डोमिनेटिंग व्यवस्था थी, वो अब दोबारा हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रतन जी, एक प्रश्न इसमें यह भी आता है क्योंकि अब 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो भारत गणतंत्र नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। अब इंडिपेंडेंट हो गया तो राष्ट्र की बात एक बार 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 आती है। तो जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात संघ करता है, क्या वो आज के परिप्रेक्ष्य में उस तरीके से कर पाया है जैसा उसकी अपेक्षाएं रही है, या अलग है? देखिए, राष्ट्र, हमारे भारत के अंदर राष्ट्र की व्याख्या ये वेस्टर्न नेशन स्टेट से नहीं हो सकती। भारत में राष्ट्र की व्याख्या वेदों से हो रही है। 72 बार राष्ट्रीय शब्द जो है ये वेदों में आया है। महाभारत के समय, रामायण के समय भी कौशल्या माता ये
राष्ट्र की बात करती है कि तुम राम को भेज रहे बोलती है दशरथ को, तो राष्ट्र का नुकसान हानि होगी। और उनका सारा पथ जो है बताता है कि राष्ट्र के अंदर था। महाभारत में तो व्याख्या ही हो गई भारत की। तो इसके कारण मैप का भी हाँ, तो इंक्रिप्शन से ये सारा जो है ये बाद में आप 4 BC में आइए, आप चंद्रगुप्त मौर्य में, तब तक पूरी तरह से राष्ट्र की व्याख्या, भौगोलिक व्याख्या, सांस्कृतिक व्यवस्था हो चुकी थी। तो ये जो है ये जो नेगेटिव अर्थ है राष्ट्रवाद का, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो 300 साल पहले राष्ट्र की कल्पना है, उसके पहले थी ही नहीं, ट्राइबलिज्म था। उसको कुछ राजाओं ने मिलकर अपनी राज्य व्यवस्था खड़ी की, उसको पंथ से जोड़ा, उसको धर्म से जोड़ा, और एक वो नेशन स्टेट की कल्पना आई। और राजा है तो नेशन स्टेट है, राजा गया तो नेशन स्टेट भी खत्म हो जाता है, चाहे नेपोलियन हो, चाहे जो भी हो। उसके विरुद्ध हमारे राजा आए गए, लेकिन लोगों के मन में क्लियर कल्पना थी कि मेरा सांस्कृतिक राष्ट्र क्या है। 1000 साल से चोला ने वहाँ से गंगा का पानी लाके यहाँ पर स्थापित किया, वहाँ तालाब बनाया। वहाँ से रामेश्वरम से लोग काशी जाते थे, काशी से रामेश्वर आते थे जल चढ़ाने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, शंकराचार्य ने कितने हजारों साल पहले उन्होंने स्थापित किए 4 धाम। ये सारा दिखाता है कि अपने 12 ज्योतिर्लिंग, हमारे 51 शक्तिपीठ, ये दर्शाते हैं कि हमारे देश की सारी ये व्यवस्था जो है ठीक है। किस प्रकार से व्यवस्था है। तो रतन जी, अगर इसको मैं देखूं, मैं क्योंकि कानून का विद्यार्थी हूँ, वकील भी हूँ, तो इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हाँ, हैं क्योंकि संविधान अगला प्रश्न है कि संविधान में इस राष्ट्र के मापक को हम कैसे जोड़ पा रहे हैं। इसीलिए हम नेशन स्टेट और स्टेट में फर्क करते हैं। संघ शुरू से बहुत क्लियर है। जिस तरह से धर्म और रिलीजन एक ने, इसी प्रकार से राष्ट्र की व्याख्या हमारी हिंदू समाज की, भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की, वो वेस्टर्न जो नेशन स्टेट है उससे अलग है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया नेशन स्टेट को डिफाइन किया, लेकिन उसके ऊपर हमारी जो सांस्कृतिक परिभाषा है वो पैरेलली चलेगी। उससे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हानि है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। ये हमारी प्राचीन काल से चली है, हमारी समझ है कि हमारा राष्ट्र क्या है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों उनको लगा ये सही है, इसलिए उन्होंने सारे, नंदलाल बोस ने सारे अपने जितने भी वो संस्कृति की निशानियां थी, राम होंगे, बुद्ध होंगे, सबको उसके अंदर पेंट किया है। लेकिन जब हम हिंदू राष्ट्र की बात की मांग भी उठती है कई बार, तो जब संविधान है जिसको संघ भी मानता है, तो उस संविधान के रहते हुए क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो सकती है, और अगर होगी तो कैसे होगी? आप खुद ही वकील हैं, आप गलतफहमी, आपको पहले उत्तर मैंने दे दिया कि राष्ट्र की हमारी व्याख्या और जो नेशन स्टेट की व्याख्या उसमें फ़र्क है। तो हम जब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो सांस्कृतिक भौगोलिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो एक जिसकी परिभाषा हमारी संस्कृति करती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कोई द्वंद्व नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र है, डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं, कि हमारी सारी सोच, हमारे काम करने के तरीके सारे उस परिभाषा से, उस हमारे स्वभाव से जुड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर बना, लेकिन उसके पहले भी हमारे स्वभाव में सारे गुण थे। उसको एक कानूनी जामा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो अपनी जगह है। लेकिन जो हम ये कहें कि हमारे जो हिंदू जीनियस के अनुसार भारत चलना चाहिए, वेस्टर्न जीनियस के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। पहले से कहते रहे, इसके अंदर उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब भी लोगों ने कहा था। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन की आप पढ़ेंगे बहस, आपको पता चलेगा कि उस समय भी लोगों के मन में शंका थी, हम वेस्टर्न मॉडल पूरी तरह कॉपी क्यों कर रहे हैं। लेकिन तो इसके लिए एक दूसरे विरोध नहीं है। आपको अगर उस स्वभाव से चलना है तो देश तरक्की करेगा। आप देख ही रहे हो कि जिस प्रकार से हमने संस्कृति जो भारत की आधारित थी, सारी मंदिर से, हमारे संस्कृति से, हमारी धार्मिक व्यवस्था से, उसके कारण हमारी बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही थी। आप देखिए जितने भी हमारे मंदिरों से जुड़े हुए नगर थे, उद्योग, वो सारे कभी फेल नहीं हुए। लोग आए, लोग चले गए, कभी समाज कमज़ोर पड़ा, बड़ा हुआ, लेकिन वो आर्थिक सेंटर थे, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़े। आप समधीर सिंह की पुस्तक पढ़ेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि अमेरिका के अंदर, और मैंने बाद में चेक किया, यूके में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ उद्योगों के सेंटर थे, जब वो उद्योग ढीला पड़ा, वो सेंटर समाप्त हो गए, घोस्ट टाउन बन गए। ऐसे मैंने कुछ 11 घोस्ट टाउन के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था। घोस्ट टाउन जहाँ पर वो इंडस्ट्री खत्म हो गई है, वहाँ लोग रहते हैं लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं है। तो एक जिसको कहते हैं डिक्लाइनिंग और बिल्कुल समाप्त हुई वहाँ की सारी व्यवस्था है, उसके विरुद्ध हमारे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन रतन जी, नहीं रतन जी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है घोस्ट विलेजेस के बारे में। भारत में जो घोस्ट विलेजेस हैं वो भी तो भारत का ही अंग है, उसके बारे में। वो अर्थव्यवस्था का भाग नहीं थे। अच्छा, आप मदुरई जाइए, आप कांची जाइए, आप बनारस जाइए, काशी जाइए, जहाँ जहाँ हमारे उद्योग उस वहाँ के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, मंदिर की, जगन्नाथपुरी जाइए, आज भी जीवित है, वो कभी गए नहीं। कौन से घोस्ट विलेज कहते हैं? जहाँ पर के सारे लोग वहाँ से निकल के उद्योग के लिए बाहर आ गए, जहाँ उद्योग पहले था भी नहीं, लेकिन खेती बाड़ी थी, खेती बाड़ी समाप्त हुई, वहाँ पर और की व्यवस्था। राजस्थान के गाँव है, कच्छ के गाँव है, जहाँ उच्च अर्थव्यवस्था है ही नहीं थी उस समय। आज तो फिर पानी जा रहा है, कहीं जैसलमेर दोबारा खड़ा हो रहा है। तो जहाँ वो व्यवस्था नहीं थी, वो छोड़ के बाहर है।
आज भी वहाँ उनके मंदिर है, उनको आज भी पूछते हैं, लेकिन वो कभी मंदिर आधारित व्यवस्था नहीं थी। तो आप उसको मिक्स मत करिए। जब मैं घोस्ट टाउन की बात करता हूँ, वो एकदम खिले हुए बहुत बड़े नगर थे, गांव नहीं थे वो। अच्छा, नगर थे बड़े बड़े। डेट्रॉइट जाके देखिए आज डेट्रॉइट की नहीं क्या वो हालत मैं है। आपकी एक बात, एग्जांपल देता हूँ। हाँ नहीं मैं आपकी ये बात समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम अभी संविधान की बात करें, इसमें एक और प्रश्न है मेरा, जो मैं अंतर्द्वंद की बात कर रहा और था जब कि संविधान कह रहे, संविधान को संघ ने कभी स्वीकार किया ही नहीं। संविधान नहीं बना तो तब भी संविधान के अगेंस्ट है संघ? नहीं, कभी नहीं था। ये तो मैं कह रहा अच्छा, हूँ, नहीं कभी कहा। कभी भी उसके विरुद्ध नहीं था। जब बैन था संघ, जब संविधान नहीं भी बना था, तब भी गुरुजी ने कहा था कि हम संविधान के साथ हैं। लेकिन संविधान बनते समय उसको क्रिटिसाइज केवल संघ ने नहीं किया, बहुत सारे पार्लियामेंट जिन्होंने कहा, जिन्होंने ये भी कहा कि इसमें कुछ भी भारतीय अंग नहीं है, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारा बाहर से कॉपी किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के असेंबली के मेंबर, कांग्रेस के अन्य लोग, वो सभी ने कहा हुआ है। बाद में जो स्वीकार हो गया, सबने स्वीकार किया। लेकिन जब तक स्वीकार होता है, जब तक चर्चा चलती है, अपने विचार रखने का अधिकार है हमें। और अगर हम, आप देखिए सारा कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए, कहीं महाभारत का जिक्र है, वेद का जिक्र है, कहीं चाणक्य का जिक्र है। सिर्फ पिक्चर्स में ही छोड़ दिया गया। जिन्होंने इतने बड़े राज्य चलाए, उन लोगों की नीति के बारे में कहीं भी हमने रेफरेंस भी दिया नहीं। तो कुछ कमी थी ना, तो उस कमी को उजागर करने के लिए चाहे उस समय के असेंबली के मेंबर है या संघ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में उन्होंने कहा संविधान को मानते हैं, लेकिन इसके कारण संविधान को न मानने का प्रश्न नहीं नहीं, होता। लेकिन एक एक प्रश्न आता है इसमें मैं ये कि मानता हूं कि हमारी सभ्यता, हमारा राष्ट्र संविधान के बिना भी एक धार्मिक आधार पे चल रहा था। धार्मिक यानी जो एथिक्स है, मोरालिटी है, नागरिकों के कर्तव्य है, राजाओं के कर्तव्य है, ये हम मानते थे। संविधान उसी के आधार पे बना है। तो उसको लिपिबद्ध किया। उसके पहले क्या हमारे समाज के अंदर नियम नहीं थे, पंचायत नहीं चलती थी हमारी, क्षेत्र नहीं थे हमारे। तो वो उस समय भी था क्योंकि धर्म आधारित हमारी व्यवस्था थी। उसके लिए वो कोई महाभारत को रेफर करता था, कोई वेदों को रेफर करता था, उसके बाद के याज्ञवल्क्य स्मृति को रेफर करता था, लेकिन व्यवस्था बनी हुई थी। तो उस समय के हिसाब से सारे कॉन्स्टिट्यूशन ही थे, लेकिन उसका मेन आधार धर्म था ना, ड्यूटी, एथिक्स, मोरालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, वैसे चाहे पुत्र हो, पिता हो, गुरु हो, राजा हो, उसके आधार पर चल रही थी। उसको वेस्टर्न पद्धति हमने लिपिबद्ध किया, उसका स्वागत है, क्योंकि उसी हिसाब से राष्ट्र बन रहे थे उस समय, हमने स्वीकार किया। नहीं, आप ये कहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहीं और है। कॉन्फ्लिक्ट है कि आरएसएस के प्रमुख की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि इंडिया और भारत में अंतर है। क्या आपको भी लगता है वो अंतर? कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, फिर इंडिया और भारत एक ही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अधिकतर लोगों ने कहा भारत चाहिए, तो इंडिया दैट इज भारत एक कॉम्प्रोमाइज था जी। भारत के लिए बहुत आग्रह के साथ बहस हुई, कहा ये हमारा मूल, हमारी पहचान है भारत, इंडिया हमारी पहचान नहीं है। फ्रेंच लोगों ने नाम दिया या उसको बाद के कॉलोनियल से नाम दिया, ब्रिटिश ने दिया, उसको हम स्वीकार हमने किया, लेकिन हमने अपने आप को नकार कैसे दे भारत को, वो हमारी पहचान है। ये कहने वाले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, हम नहीं थे संघ वाले। संघ की तो समय हालत ही खराब थी, बैन लगाया हुआ था, बात करने का सुनने वाला कोई नहीं था हमें। तो उस समय जो कहा, वो जो भारत की, तो इंडिया देश भारत कहा, तो हमने अपने आप को डुप्लीसिटी से बनाया, संघ ने नहीं बनाया। जिन्होंने वो लिखी लाइन, उन्होंने कहा नहीं हमको सबको कॉम्प्रोमाइज करना था, एक नया शब्द डाल दो, इंडिया दैट इज भारत, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड भी खुश रहे और भारत के लोग भी खुश रहे। संविधान में एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो कई बार ये आरोप लगता है कि बी.आर. अम्बेडकर ऐसे तो संघ के नहीं थे, लेकिन संघ उनको अपना रहा है। और ऐसा सिर्फ अम्बेडकर के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग जो अदरवाइज पहले पास्ट में संघ की विचारधारा को नहीं मानते थे, हम उनको आज अपना महापुरुष मानते हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संघ का एक प्रातस्मरण था, भारत भक्ति सूत्र बोलते हैं, उसमें सारे महापुरुषों के नाम है, उसमें अम्बेडकर के नाम भी, और भी के जो विरोधी आप मानते हैं। संघ ने किसी को भी किसी पर्टिकुलर दल का, पर्टिकुलर विचार का प्रतिनिधि नहीं माना। जो भी राष्ट्र के प्रति समर्पित वो नेता होगा, चाहे प्राचीन काल का होगा, चाहे अब के काल का होगा, उसको आदर से हम देखते हैं। उसमें गांधी भी है, उसके अंदर सावरकर भी है। अभी गांधी और सावरकर इकट्ठे कैसे आ सकते हैं? सही बात है। लेकिन डॉक्टर जी ने उत्तर दिया उसका। जब डॉक्टर जी को पूछा, क्या जब बहस चल रही थी कांग्रेसी की 1930 भी, तो भी नहीं, 1924-25 की, जब संघ के पहले, तो उन्होंने कहा आपको गांधी पसंद है कि सावरकर पसंद है? ऐसी बहस चल रही थी, है ना। उन्होंने कहा मोगरा भी सुगंध देता है, गुलाब भी सुगंध देता है, हम दोनों में कैसे, किसको अच्छा है कम ज़्यादा कैसे कह सकते हैं? हमारी ये सोच है। और अम्बेडकर के साथ उसके कौन थे सेकंड, उनके इलेक्शन के एजेंट कौन थे? दत्तोपंत ठेंगड़ी, संघ के प्रचारक। हम सभी का आदर करते हैं, विचार ना मिलते हो, अगर किसने अच्छा काम किया उसको हम उसका आदर करते हैं, इसलिए उसको हम आदर के साथ अपने रोज स्मरण भी करते हैं। तो इसके कारण अम्बेडकर का जो क्षोभ था
वो क्षोभ था कि हिंदू समाज ने उनको जगह नहीं दी। वो गलती हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अंबेडकर ने इस्लाम के विरुद्ध भी बोला है, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध बोला है, और जो उनको पीड़ा है उसके विरुद्ध भी बोला है। हिंदू समाज के अंदर कमियां उसको भी दिखाया। दयानंद सरस्वती ने भी कहा था जी, बराबर है। तो उन्होंने जो कहा उसको स्वीकार करते उन्होंने देखिए, उन्होंने क्रिश्चियन या इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, उनको लोभ भी दिया, प्रलोभन दिया गया, नहीं किया। उन्होंने भारत के मूल से निकला धर्म बौद्ध को स्वीकार किया, और सिख को भी स्वीकार करने को तैयार थे। वहां के सिखों को उनकी बात समझ नहीं आई, एक उन्होंने गलती की, लेकिन उसको बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया, जो कि भारत के मूल का था। उन्होंने कहा जो भारत के मूल से बाहर धर्म होगा, मेरे अनुयायी उनकी जड़ें उतनी उखड़ जाएंगी, वो समाज से कट जाएंगे। कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका ये। आज उनके फॉलोअर वो बात नहीं ना देख रहे, उसका नाम लेके अम्बेडकर जी का अलग एक हेट पॉलिटिक्स चल रही है, वो तो संघ नहीं स्वीकार करता। हाँ नहीं, इनफैक्ट संविधान का जब मैं पढ़ता हूँ और हिंदू का डेफिनेशन पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदू में सभी मूल के लोग हैं। अब इसको किसने काटा? संघ ने काटा? हाँ नहीं, कांग्रेस ने काटा, अन्य सेक्युलर दलों ने काटा कि इसको माइनॉरिटी बना दो, उसको माइनॉरिटी बना दो। संघ ने तो कभी नहीं बनाया। तो उसका तो संघ ज्यादा नजदीक है अम्बेडकर के। तो माइनॉरिटी के बारे में संघ का क्या विचार है? क्योंकि ये प्रश्न मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अभी हमने देखा कि एक मोर्चा भी अलग से है, मुस्लिम महामंच करके, लेकिन कई बार जो विचारों की बात होती है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और कई बार विचारों की बात होती है तो उसमें मुसलमान खुद को थोड़ा सा उतना जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते संघ के साथ। उसके बारे में आपका क्या है कि क्या उस व्यू पॉइंट को हमने चेंज करने की कोशिश की? देखिए, मुसलमान को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनका उत्थान, क्या उनका अपीजमेंट करना पड़ेगा, जो गांधी जी ने 1920 से ट्राई किया, सफल नहीं हुए। मुसलमानों को सच क्या है वो बताना पड़ेगा। जैसे मोहन जी बोलते हैं कि भाई हमारा पूर्वज एक है, हमारे सारे हमारा खून है, कि जबकि लोग गालियां भी देते हैं हमें, लेकिन ये तो गुरु जी ने भी कहा था। आप यही मूल के लोग हैं, आपको कन्वर्ट किया गया। अब 99.5% तो हमारे यहीं के मुसलमान हैं, यहीं के क्रिश्चियन हैं। अगर वो अपने आप को इस भूमि से जुड़ा हुआ मानते हैं, अपने हमारे पूर्वजों को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत के सभी पूर्वजों को, यहाँ के भगवानों को भगवान नहीं तो महापुरुष मानते हैं कि उनके यहाँ नहीं ये संभव था, लेकिन उनका आदर करते हैं, अपने इतिहास को अपनाते हैं, महापुरुषों को अपनाते हैं, तो हिंदू ही हैं। उनका पूजा की पद्धति अलग होगी। जो ये मानता हूँ मुस्लिम हमारे साथ है। अब ये समझने में 10 साल लगे, 5 साल लगे, कई सालों से 1993 में बना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में काम करने वाले मुसलमान को सारा समाज का बाइकआउट कर देता था, उनकी शादियां नहीं होती थी, पर उन्होंने खड़े रहे वो लोग, उन्होंने साथ में काम किया। ऐसे समाज बदल रहे, उसको आप बराबरी का हक भी दो, लेकिन आप किसी प्रकार के उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनको साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जिस मुसलमानों को आना है वो शाखा में भी आता है, विद्यार्थी परिषद में फुल टाइम लगता है। अच्छा, बीजेपी में आते हैं, विद्यार्थी परिषद के फुल टाइमर मैं जानता हूँ जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो बीजेपी में भी है, वीएचपी में नहीं, क्योंकि वीएचपी प्योरली रिलीजियस बॉडी है। तो जहां जहां उनको लगता है, हमारे महाराष्ट्र का प्रचारक था मुस्लिम, 4-5 साल पहले गुजरा, 30 साल प्रचारक था। अच्छा, तो हम उसका डंका नहीं बजाता। केरल में जब आपको क्रिश्चियन वर्कर मिलेंगे, क्रिश्चियन कार्यकर्ता मिलेंगे, लेकिन वो समझते हैं आपने, मेरा पूजा पद्धति अलग है, लेकिन मैं अपने गुणों से मैं हिंदू हूँ, मैं अपने पूर्वजों के हिसाब से हिंदू हूँ। ये तो एक आपका सांस्कृतिक पहचान है, ये संघ पहले से कहता है। तो इसलिए, लेकिन जहाँ गलत है, चाहे वो हिंदू करे, चाहे क्रिश्चियन करे, चाहे मुस्लिम करे, उसको ओपनली कहना है गलत है, ये जरूरी है, वो कहते हैं। अच्छा, मतलब सच्चाई कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि आपने विद्यार्थी परिषद की बात की, कोई भी संधि होगी सच्चाई पे होगी। कभी भी संधि झूठ बोलकर, झूठ के सहारे अपने आप को किसी प्रकार से उसको झूठ के सहारे अपना लाना चाहे, कभी वो लंबा चलेगा नहीं। ऑनेस्टली डिस्कशन होगा, ऑनेस्टली स्वीकार करेंगे क्या गलत है क्या सही है। अगर वो मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 मंदिर देने की बात थी, अयोध्या, काशी और मथुरा। अगर उस समय का मुस्लिम नेतृत्व, जो कि मुस्लिम नेतृत्व तैयार था, लेकिन भड़काने वाले सेक्युलर कम्युनिस्ट लोग थे, अगर वो हो जाता तो सारी समस्या हल हो जाती। क्योंकि नहीं, इसके लिए हिंदू एक एक जगह मंदिर ढूंढ रहा, बोलता है ये भी मंदिर है भी। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो लीडर बने, उन्होंने उस समाज को जुड़ने के लिए मौका नहीं दिया। अयोध्या के मंदिर के लिए तैयार थे वो लोग, वहाँ का जिनके ट्रस्ट वगैरह था, लोकल लोग, लेकिन ये लोगों ने नहीं होने दिया। इनको लगा तथ्य तो है ही नहीं, सब बकवास है, तथ्य तो हमारे पास है, उनके झूठे तथ्य थे। इनफैक्ट जो केस लड़ रहा था उसने भी सपोर्ट किया कि राम मंदिर बन रहा है, और तो वो जो एविडेंस दिया, जब एविडेंस दिया विश्व हिंदू परिषद ने, तो भाग्य वो दोबारा इतिहास कराए नहीं। कोर्ट में झूठी बयानी उनके ऊपर बहुत उनको लताड़ा गया। तो इस प्रकार के तथाकथित सेक्युलरवादी, तथाकथित ये प्रगतिवादी, इन्होंने हिंदू और अन्य समाज को इकट्ठा आने नहीं दिया, क्योंकि उनकी राजनीति, उनकी पॉलिसी उसके ऊपर नहीं चलती। तो देश को बांट के रखना, समाज को बांट के रखना कम्युनिस्टों का ओरिजिनल स्वभाव है। अगर आप देखें, अभी मैं वहाँ तो द्विराष्ट्र तक जाता ही नहीं, लेकिन कम्युनिस्टों ने 1946 में 42 में कह दिया था कि एक राष्ट्र नहीं है, 17 राष्ट्रों का समूह है।
वो उनकी बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग है। इसके कारण उनको ये अलग चाहिए, मुस्लिम अलग रहे, क्रिश्चियन अलग रहे, हिंदुओं को जाति में बांटो, क्योंकि इकट्ठा समाज कम्युनिज्म के लिए उपयोगी नहीं है। अच्छा, और जितना बटा होगा, उतना वो एनार्की होने का चांस अधिक है, उतना कम्युनिज्म आने का चांस अधिक है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी यूएसए के अंदर वोक के कारण पूरी टेक ओवर होगी लेफ्टिस्टों के हाथ में, वही भारत में उनकी प्रयत्न है, लेकिन सफल नहीं हो रहे क्योंकि संघ है यहाँ पर। अच्छा, एक प्रश्न है जो बहुत लोग नजरअंदाज कर जाते हैं कि भारत के बाहर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका नाम है हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो क्या वो हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उस तरीके से कार्य कर रही है जिस तरीके से अदरवाइज मिशनरीज को हम कार्य करते हुए देखते हैं या उम्मा को काम करते हुए देखते हैं? क्या उस तरीके का कार्य हो रहा है? देखिए, हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों कहते हैं? राष्ट्रीय तो नहीं है, उनका राष्ट्र तो वहाँ है जहाँ रहते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय तो वहाँ का हो नहीं सकता, भारतीय भी हो नहीं सकता। पहली पीढ़ी भारतीय थी तो केन्या में भारतीय स्वयंसेवक संघ था। जब दूसरी पीढ़ी है, उनको ध्यान आएगी तो भारतीय है नहीं, अब क्या किया जाए, काम तो करना हिंदू समाज में, तो सारे समाज को कैसे जोड़ना था, हिंदू स्वयंसेवक संघ हो गया। म्यांमार के अंदर बहुत बहुसंख्यक बौद्ध थे, वो भी सनातन धर्म के भाग हैं। वहीं के एक न्यायाधीश ने कहा कि तुम अपना नाम बदलोगे कि सारे समाज को जोड़ना है, तो सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ नाम रखा। सारे सनातन और हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, किसी भी संप्रदाय को इकट्ठा लाना, उनके कॉमन प्लेटफॉर्म देना, उनकी यूनिटी बनाना और उस वहाँ खुद के समाज को के उत्थान के लिए और वहाँ के लोगों के लिए काम करना, ये हिंदू स्वयंसेवक संघ करता है। वहाँ जो चलाने वाले पहले जो गए, वहाँ के संघ के लोग गए थे यहाँ से, जो उन्होंने शुरू किया, खुद मेरे चाचा जी ने कीनिया में शुरू किया। अच्छा, लेकिन अब जो पीढ़ियां हैं, अब जो पीढ़ियां वहीं पैदा हुई हैं, अब थर्ड जनरेशन में काम चल रहा है, कहीं सेकंड जनरेशन में काम कर रहा है, जो वहीं पैदा हुए वहीं बड़े, वो भी अपने को हिंदू स्वयंसेवक संघ से जोड़ते हैं। उनके लिए भारत की पुण्य भूमि है, अब एक इंस्पिरेशनल भूमि है, लेकिन उनका काम उनको उसी समाज में करना है। तो वहाँ के हिंदू समाज को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाना। एक एक देश के अंदर 120 115 इस प्रकार के हिंदू समाज के अलग अलग जातियों की संप्रदाय की संस्थाएं होती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। तो इस तरह की हिंदू स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद उन्होंने किया, क्योंकि सभी को समाज के लिए काम करना है और वो आते हैं, चाहे भारत हो बाहर हो। जब संघ बुलाता है कोई भी संस्थाओं को, चाहे जाति हो संप्रदाय हो, सभी आते हैं। उनको पता संघ अपने लिए काम नहीं कर रहा, अपनी प्रसिद्धि के लिए काम नहीं कर रहा, स्वयंसेवक अपने लिए काम नहीं कर रहा। इसके कारण उसकी स्वीकार्यता जो है वो बहुत अधिक है, चाहे भारत चाहे विदेश है। अच्छा, प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और हमने सेवा की बात की। अब अगर जाएंगे किसी भी देश में, हर जगह सेवा कार्य लोकल लोगों के लिए भी हो रहा है, चाहे कीनिया हो, चाहे युगांडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूके, वहाँ के जो पीड़ित समाज है उनके लिए भी काम करते हैं। अच्छा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे संघ का जो होना आप कह रहे हैं, उस पे एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपका विद्यार्थी संघ भी है, लेकिन कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में उतनी उपस्थिति अभी भी संघ की नहीं दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जेएनयू की बात कर लें या मैं हैदराबाद में गया था वहां की बात कर लें, बहुत सारे जगह पे अभी भी मेरे को लगता है कि स्टूडेंट विंग में उस तरीके का नहीं है। और क्योंकि मोदी जी भी युवाओं की बात करते हैं, जेनजीज और ये सब जमाना चल रहा है। भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज है, गिनती है आपको? नहीं, 113 से 115 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जी, प्लस लोकल यूनिवर्सिटीज है, प्लस जो आजकल की ऑटोनॉमस है वो भी है। विद्यार्थी परिषद से बड़ा कौन सा संगठन है, जरा मुझे बताएंगे? मेंबरशिप के हिसाब से कोई नहीं है। आप वो नॉइज़ वाला जो है, कोई जेएनयू को उठा लेंगे, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी को उठा लेंगे, हैदराबाद की एक आध कोई जादवपुर को उठा लेंगे, उनके थोड़े बहुत बचे हुए उनके स्थान है, वहाँ पर भी वो पीछे हट रहे हैं। तो संघ का काम लोगों को मन को परिवर्तन करके अपनी तरफ लाना है, उनका काम प्रोपेगेंडा करके लोगों को किसी के विरुद्ध भड़का के ये सब नहीं है। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि राष्ट्र के लिए काम करना, विद्यार्थी परिषद जुड़ते हैं। सबसे बड़ी समय राष्ट्रीय, मुझे एबीपी की लेटेस्ट संख्या पता नहीं, तो आप एक दो जो उनके एक न्यूसेंस सेंटर है जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर भी जेएनयू में भी कोई ना कोई जीत कर आया एबीपी का, इस बार हैदराबाद में भी जीत के आया। हाँ, जेएनयू में अच्छा रहा। सस्टेन्ड एक काम होता है। विद्यार्थी परिषद बाकी स्टूडेंट की तरह कोई इंस्टेंट तड़का मार के और इंस्टेंट कुछ मशहूरी करके जीत के उसका काम नहीं है, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं है, पॉजिटिव काम ही करते हैं। तो जहाँ उनका बेस बना, अच्छा मजबूत बना है, ऐसा थोड़ी है कि आपने काम शुरू किया 1948 में एबीपी बनी, उससे पहले कम्युनिस्ट यूनियन थी, तो अब इतनी कम क्यों है? उसको आंकने का आपका तरीका गलत है। अगर इम्पैक्ट देखेंगे सारे देश के अंदर, तो एबीपी से ज़्यादा इम्पैक्ट किसी का नहीं है। आज से 20 या 1970 की बात है, मुंबई के अंदर 1 लाख विद्यार्थियों का सारे महाराष्ट्र के आदिवासी वनवासी एरिया से लेकर, गांव से लेकर एक मोर्चा निकला था। विनोद तावड़े जी, आज के बीजेपी के, उसके जनरल सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र के। इतना बड़ा मोर्चा किसी भारत के किसी कोने में आज तक हुआ नहीं। अपने पैसे खर्च करके अपनी तरफ से लोग आए थे। तो इसलिए काम बहुत अच्छा है। आप किस दृष्टि से कम आंच करें मुझे नहीं, जैसे कहा ना, वो जो एक न्यूसेंस वैल्यू वाले 2-3 सेंटर उनका बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको भी, उन्होंने भी काम किया ना 70 साल। अच्छा, एक
70 साल जिन्होंने लेफ्टिस्ट में काम किया, जिनके हाँ, पीछे मतलब वही पूरी मैं पूछने इंटरनल वाला था। ताकतें थी, जिनके पीछे इंटरनेशनल सपोर्ट था, जिनके पीछे जिनके जो पूरी पार्टी खड़ी थी, वो सारी जिन्होंने इतनी लगन से काम किया, जो पीछे हट रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये पहले सोचिए आप कि कैसे कम हो रहे हैं। केरल के गढ़ के अंदर आज बीजेपी जीतती है, एबीपी लड़ती है, उनके लोगों को मारा भी जाता है। 19 साल के बच्चे को जो मारा, अब इसकी कहानियां जो आ रही हैं, जिसकी छूट गए, वो इस तरह त्याग भाव से काम करते हैं। उनको आप इस तरह के नारेबाजी और एंटी नेशनल एक्टिविटी वालों से नहीं जोड़ सकते। तो हम बड़ा काम है। हम जब दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं, चाहे अंबेडकर हो, गांधी हो, या कांग्रेस के भी कई सारे नेताओं को हम अपना मानते हैं, क्या कम्युनिस्ट में आपको लगा किसी को हम मान सकते हैं अपना, या किसी की कुछ अच्छी? देखिए, मूल संघर्ष क्या है भारत का? मूल संघर्ष हिंदुत्व वर्सेस लेफ्टिस्ट है। कांग्रेस वगैरह नहीं है। कांग्रेस बेसिकली सोशलिस्ट है, उसके अंदर कुछ लोग राष्ट्रीय विचारों के लोग हैं, और या कम्युनिस्ट विचारों के लोग कांग्रेस के। अभी तो पहले जीएनयू के क्राउड के हाथ में इस समय था राहुल गांधी जी। तो इसका मेन द्वंद्व ही कम्युनिज्म विरुद्ध हिंदुत्व है। ये 1975 से देख रहा हूँ। इसके कारण उनको हम कैसे आदर्श मान सकते हैं? जिन्होंने देश को अपना माना है, जिनकी आइडियोलॉजी बाहर से आई, इंडिविजुअल हमारा रिस्पेक्ट होगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, त्याग भाव से काम करते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के तौर पे हमारा उनसे मेल खा ही नहीं सकता। वो जो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते हैं, और हम कहते हैं भारत 10,000 साल से एक ही राष्ट्र है, लगातार न टूटने वाला दुनिया का एकमात्र राष्ट्र है, तो हम एक मंच में कैसे आएंगे? जहाँ टेक्टिकल बातें होती हैं, वहाँ बीएमएस और कम्युनिस्ट यूनियन एक प्लेटफॉर्म पे आती हैं, सही बात है। लेकिन हमारा मुख्य तो हमारा तो द्वंद्व वही है ना। सारे भारत के जो सिविलाइजेशनल वॉर है वो ये है कि भारत एक राष्ट्र था या भारत एक राष्ट्र बनाने की कोशिश गोरों ने और नेहरू ने की, और जिसको कम्युनिस्ट बोलते हैं कि एक राष्ट्र है ही नहीं, मल्टीकल्चरल, मल्टीनेशनल वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स उनकी इंपोर्टेड आइडियोलॉजी, हमारी लोकल आइडियोलॉजी, हमारी रूटेड आइडियोलॉजी। तो हम एक कैसे हो सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे हम आदर करते हो, लेकिन जो विचारधारा टोटली हमारे विरुद्ध है, उनको हम कैसे मान सकते हैं अपनी विचारधारा? नहीं, क्योंकि विचारधारा की बात हो रही है, एक प्रश्न मेरा भी माइंड में था काफी समय से, और शायद आप उसको बता पाएंगे कि युवा फोर्स बहुत ज्यादा है भारत में, युवा सबसे ज्यादा है दुनिया में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो विद्यार्थियों को टैकल करती है, और युवाओं के लिए अलग अलग मंच, अलग अलग दल, अलग अलग मंच प्रोवाइड करती है। लेकिन आरएसएस में मैं ऐसा युवाओं के लिए अलग से मंच नहीं देखता हूं, जबकि आरएसएस खुद स्वामी विवेकानंद जी को महापुरुष मानता है, उनको युवा की तरह। आरएसएस में पहले शाखाएं गिनते थे, संख्या गिनते थे। आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले संख्या लेते समय प्रौढ़ और व्यवसायी, तरुण और किशोर, इस प्रकार से ली जाती शाखाओं की संख्या भी, कि कौन सी शाखा व्यवसायी है, कौन सी शाखा प्रौढ़ है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, और कौन सी शाखा तरुणों की है, कौन सी बालों की है। उस गिनती के अंदर भी 40 से 50% तरुण और किशोर शाखाएं हैं। अच्छा, युवा आज भी। ओके। अभी अलग से फोकस कैसा होगा? आप जाएंगे, कार्यक्रम देखेंगे, तरुण आगे हैं, चाहे यहाँ है चाहे कहीं भी है, सब जगह तरुण आगे होते हैं। अभी ऐसा तो नहीं कि पुरानी पीढ़ी को बोले घर में बैठ जाओ। अगर 90 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, मैं भी विशेष संघ शिविर में गया था, एक 91 साल के महाशय बूढ़े उत्साह के साथ में शिविर में उपस्थित थे। कीनिया में स्वयंसेवक बने, फिर यूएसए में गए, बहुत बड़े उद्योगपति है, और मेरे कहा सबसे बड़ी उम्र के वही थे, उनकी इच्छा है, उनका उत्साह, तो कैसे करोगे? लेकिन फिल्टर ऐसा था कि कार्य जो करता है उनको बुलाना, उसके अंदर 250 तरुण थे और 150 के आसपास किशोर थे, टोटल 16 साल की उपस्थिति में, जबकि सीनियर कार्यकर्ता केवल अपेक्षित थे। तो तरुण है, लेकिन यह है कि आज जो आप शहरी तरुण देखते हैं, अर्बन तरुण देखते हैं, उसके अंदर वो पैठ आपको कम दिखती है। हाँ, मतलब उसको एड्रेस कैसे करना? आज का तरुण एसएमएस का तरुण है, आज का तरुण व्हाट्सएप का तरुण है, जिसको समाज से कटा हुआ मैं मानता हूँ, इन द सेंस कि आज तो खैर तरुण जाग गए हैं सारे वातावरण बदले में, लेकिन उनका ऐसा था कि मेरी पबिंग, मेरी क्लबिंग, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा घर और बच्चे भी नीचे, कुछ नहीं, इस प्रकार की सोच थी। उसके अंदर उनको बदलना समय जाएगा, उनकी भाषा में उनसे बात करनी, उस पर कार्य हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, उस पर कार्य। और नेचुरली आसान नहीं है, क्योंकि जो 10-11 साल स्कूल में बीते उनके, आज बाल गोकुलम चल रहे हैं, संस्कार केंद्र चल रहा है, जहाँ का बच्चा वहां जाता है उसको पता चलता है हमारे त्योहार क्यों मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, हमारे इतिहास के पुरुष कौन से जिनका नाम भी हमको पता नहीं है, हमारे जो साइंस क्या है, हमारा मैथमेटिक्स क्या है, हमारे ये सारे जो बातें उनको बताते हैं, उनको और उनके माता पिता को आश्चर्य होता है, बड़े खुश होते हैं। अच्छा, इसमें मेरे को लगता है बहुत सारे लोग बोलते हुए मैं भी मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम का भी रोल है। तो क्या संघ उतना अच्छा एजुकेशन मॉडल दे पा रहा है जितना अदरवाइज कॉन्वेंट प्रोवाइड कर पा रही है, या मुस्लिम समाज के लिए मदरसेज हो रहे हैं उस तरीके से? क्या मदरसा तो स्कूल है ही नहीं, मदरसा को पीछे मत लाइए। नहीं, मतलब उनका, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम जो मानते हैं वो उनके भी जो बच्चे बाहर स्कूलों में जाते हैं, बाकी एडिशनल जो ट्रेनिंग है उनके मदरसे में होती है। क्रिश्चियनों में भी होती है, संडे स्कूल होता है। अनफॉर्चुनेटली लार्जर हिंदू समाज में नहीं होता है, जैनियों में होता है, सिखों में होता है कि जाते हैं हम गुरुद्वारा में सीखते हैं, जैनों में होता है रविवार को उनका स्कूल लगता है, अलग से बताते हैं।
एक लार्जर हिंदू समाज में नहीं होता, उसकी कमी दूर करने के लिए संघ चल रहा है। लेकिन संघ का सरस्वती शिशु मंदिर 1950 में शुरू हुआ था। करेक्ट। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे तो बहुत सारे टॉप जो वहाँ के मैनेजमेंट, आप बोलेंगे हम सरस्वती शिशु मंदिर से निकले, छोटे छोटे शहरों में है। हाँ, तो कॉर्पोरेट में है। सरस्वती शिशु मंदिर का जो स्वयंसेवक था, जो विद्यार्थी था, उसने मुझे सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर संघ के बारे में बोलने को बुलाया। अच्छा। फिर बोला कि मैं जी सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। तो सभी जगह स्थापित है वो लोग, और उसी व्यवस्था के अंदर भी कैसे संस्कार देना वो स्कूल कर रहे हैं, वही काम कर सकते हैं। जब तक एक नेशनल पॉलिसी लागू नहीं हो रही, जब बनी है, तब तक कोई स्कूलों को अपने तरीके से संस्कार देने पड़ेंगे, चाहे संघ की शाखा हो, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चल रहा है, तो वो काम हो रहा है। रतन जी, आप ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ा एक हेड स्टार्ट था, उसके पीछे पूरे विदेशी ताकतें थी, फंडिंग थी, उस स्तर पे काम नहीं है आज भी, लेकिन काम चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो खासकर शहरों में बच्चे माँ बाप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं डालते, क्रिश्चियन चर्च वाले स्कूल में, कहीं ना कहीं अगर देसी स्कूल है, सो कॉल्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ भेज के ज़्यादा खुश है। उनको ध्यान में आ रहा है कि वहाँ जाके तो शिक्षा जो मिलती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है धार्मिक शिक्षा में, तो वो भी फर्क हो रहा है। लेकिन कम से कम वो अभी क्या है कि वो शिक्षा दे रहे हैं। हमारा विरोध क्या है कि भाई शिक्षा दे रहे, साथ में कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। शिक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिर अगर आरटी के अंदर राइट टू एजुकेशन में उनको क्यों नहीं रखा गया? सबसे उत्तम शिक्षा देने के इंस्टीट्यूशन चर्च में है, क्रिश्चियनिटी में है, वो भी देश का हिस्सा है, वो भी गए, वो उनका क्लेम है, हम गरीबों को पढ़ाते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन में उनका क्यों नहीं उनका हिस्सा है? ये प्रश्न मुझे पूछना चाहिए ना। नहीं, ये प्रश्न तो मेरा भी है कि भाजपा अब सरकार में नहीं है ना, मेरे हाथ में नहीं ना। आरटी का मतलब आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। अभी इतने फ्रंट खोल के बैठी है बीजेपी, आप सोचेंगे ये भी फ्रंट खोल ले। सरकार के इतने फ्रंट खुले हुए हैं कि रोज कुछ नया फ्रंट खोलता है, रोज कुछ नया, उनको हर जगह बदलना है। तो समय के अनुसार कौन सी प्रायोरिटी उसको ले रहे हैं, कभी ना कभी वो भी आगे आएगा, हम याद कराते रहेंगे तो आएगा। लेकिन ये जो उन्होंने किया तथाकथित सेक्युलरों ने कि मुस्लिम और क्रिश्चियन का कोई वो ड्यूटी नहीं है पढ़ाने की, है ना? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल होनी चाहिए, जबकि स्टेट फंडेड है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। नहीं है, शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब को। तो ऐसे जो विकृतियां हैं, विकृतियां भी हमें नजर में रहनी चाहिए, उनको दूर करना चाहिए हमने। हाँ, क्योंकि स्टेट फंडेड है स्पेशली। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और था कि अब जब क्योंकि संघ 100 साल हो गया है और संघ अब 100 साल अगले 100 साल में देख रहा है, ऐसी क्या चीज है जिसने संघ को रोक के रखा है, जोड़ के रखा हुआ है? क्योंकि ऐसा कोई और ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं दिखता जो नॉन रिलीजियस भी है, क्योंकि रिलीजियस संगठन नहीं बोल सकते, एक कार्य कर रहा है समाज के लिए और 100 साल से निरंतर चल रहा है और अब फाइनली जाके सरकार में भी है। एक तो देखिए उदात्त कल्पना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, समाज को जोड़ना है। तो समाज को जोड़ना है तो आपको जोड़ना है, समाज को जोड़ना है तो सबकी राय लेके जोड़ना है। जो संघ से लोग जुड़ते हैं कि तुम सबको अच्छा बोल देते हो, उसका कारण क्या है कि अगर सबको आप उसकी अच्छाइयां ना देखे तो जुड़ेंगे कैसे? सबको जोड़ के रखना है। संघ में जो काम करता है हर कार्यकर्ता की अपनी कैपेसिटी, अपनी क्वालिटी, वही सबको काम दिया जाता है। कोई भी निर्णय किसी की मर्जी से, मेजोरिटी से नहीं होता, सारे निर्णय कंसेंसस से होते हैं। कंसेंसस बिल्डिंग इज अ ह्यूज स्किल, और कंसेंसस बिल्डिंग शाखा से शुरू होती है कि आप घटनाएं, कि आप गेट में बैठे सबको सुनना है, सबसे बात करनी है, फाइनल डिसीजन लेना है। शाखा में होती है, उसके बाद मंडल में होती है, नगर में होती है, प्रांत में होती है, नेशनल लेवल पे होती है। कोई दक्षिण का पहुंचा हुआ है केंद्रीय टीम में, कोई पश्चिम का पहुंचा हुआ, सबके विचार बैकग्राउंड अलग है, लेकिन एक मुद्दे को लेकर निर्णय लेना है तो उसको कंसेंसस बिल्डिंग कैसे करना। कोई कमी लगती है आपको? ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, और क्वालिटी के कारण संघ जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी एक की नहीं चलती, सबके मिलके एक अपना यूनानिमिटी खड़ी करना, वो खड़े करने में जो स्किल लगता है वो जिसमें नहीं हो, वो संगठन टूटते हैं। नहीं, मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है संघ में कोई कमी भी है आपके हिसाब से, अगर कोई एक कमी आपको लगे? नहीं, संगठन, मेरा ख्याल है कि केवल संगठन की स्पीड है, लेकिन उस चीज, जैसे मैंने कहा, सबको साथ लेके चलना है। कोई कहावत है कि अगर आपको अकेले आगे बढ़ना है तो आप तेजी से आगे बढ़ना है तो अकेले बढ़ोगे, सबको साथ में लेके चलना है तो स्लो बढ़ोगे। वो जो अगर सबको साथ लेके चलना है तो स्पीड बढ़ नहीं सकती। तो गुरुजी ने कहा था एनी शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। अच्छा, और तरीके हैं, लेकिन यही तरीका बेस्ट है सबको साथ में लेके लगातार आगे बढ़ने का, तो और कोई तरीका नहीं है। कि हमने प्रूव कर दिया 100 साल में कि हम बढ़ते रहे, हम प्रफुल्लित होते रहे, लेकिन हम कटे नहीं, हम बटे नहीं, और हमने सबको साथ में लेके चला है। संगठन इतना बड़ा परिवार है, विचार परिवार, वो सारे इकट्ठे आते हैं, सारे इकट्ठे बात करते हैं। उसके अंदर उद्योग वाले लोग भी, उसके अंदर लेबर यूनियन वाले भी लोग हैं। कैन इमेजिन कि लेबर यूनियन और इधर उद्योग वाले एक बैठक में बैठे हैं, वो अपनी बात कर रहा है, सुन रहे हैं एक दूसरे की, कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं। कॉमन ग्राउंड ढूंढना अपनी संस्कृति आधार पर, अपने स्वभाव के अनुसार, ये जो गुण है, इसके कारण उसके सारे विचार परिवार के संगठन भी जुड़े रहते हैं, संघ भी जुड़ा रहता है, लोग भी जुड़े रहते हैं। ये संघ की सक्सेस का मूल है।
लेकिन संघ को लेके जो मैं क्योंकि लीगल बात कर रहा है, मैं मानता हूँ कि जो मैंने किताब में भी लिखा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कि संघ की एक कमी एक्टिविज्म के लेवल पर, संघ लीगल फ्रेमवर्क यूज नहीं करता, संघ कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मेरी प्रेरणा से कम से कम 5 डिफेमेशन के केस बंबई में कुछ तरुणों ने किए कि भी ये गलत बोल रहा है वगैरह, संघ उसमें पढ़ता नहीं है। वो तो छोटी बात है, मैं उसमें महत्व नहीं देता, संघ क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे, जिसको स्वयं को लगता करेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप का आसाम का IMDT था, हमने इतना आंदोलन चलाया, सब किया, लेकिन केस किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। समय लगा लेकिन निर्णय आया। जम्मू कश्मीर में सिटीजनशिप बिल को चैलेंज किया, हमने सड़कों पे उतरे, हमने आंदोलन किया, लेकिन हमने कोर्ट में कौन गया? भीम सिंह, पैंथर वाला। तो लीगल रास्ता एक आसान रास्ता है, कम ताकत से वो काम हो सकता है, उसका संघ उपयोग नहीं करता। ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है। संघ के नेतृत्व का अपना कारण होगा उसका। नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन जैसे राम सेतु है, बहुत बड़ा आंदोलन किया, लेकिन कोर्ट में गए स्वामी और अन्य लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया। तो जो कोर्ट का मार्ग खुला है, वहां पर इतना मास स्केल पे एनर्जी लगाना कि कोर्ट का मार्ग अपनाना, इसके अपने संघ के मत हो सकते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ के भी कई लोगों को कह चूंगा भाई ये मामला तुम कोर्ट में, क्योंकि रिट कोर्ट्स के पास बहुत पावर जाना चाहिए। और सामने दिख रहा है कि ये कानून के हिसाब से सही है गलत है। इसमें मैं मानता हूँ कि यहाँ पर लीगल एक्टिविज्म में संघ कम है। डेलिबरेट होगा मुझे नहीं पता, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर ऐसा करते तो शायद बहुत सारे समस्या। क्योंकि मैं भी कोर्ट में देखता हूँ इनफैक्ट कि कांग्रेस इकोसिस्टम या कम्युनिस्ट इकोसिस्टम बहुत हावी है वकीलों के में भी और अपने विचार संघ करने की बात नहीं, क्योंकि संघ पहले से कहता है संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक सब करेगा। तो जो स्वयंसेवक वकील है उसके मन में क्यों नहीं आता कि विषय कोर्ट में जाना चाहिए? हम तो कोशिश करते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अन्य जितने भी वकील हैं, लाखों वकील हैं, जी, तो वो क्यों नहीं कोर्ट में जाते? ये मेरा अपना प्रश्न है और मैंने उसकी बुक में भी लिखा है। यानी फ्रैंकली मैं तो सोचने वाला, मैं तो एनालिसिस करने वाला हूँ, मैं संघ के प्रति मेरा समर्पण भी होगा, संघ को मानता भी होगा, लेकिन जब मैं एज अ विचार, एज अ एनालिसिस करने बैठता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अपने विचार जहां होते हैं मैं प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा, एक तरुण जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये लास्ट ही होगा कि जैसे आप हमेशा कहते हैं और आप भी कहते हैं, संघ के बाकी लोग भी कहते हैं कि एक राष्ट्र है, एक तरीके की हम बात कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रश्न उठता है बार बार। एक उठता है कि एक लैंग्वेज को थोपने की बात, जो साउथ में तमिल के CM हो जाए या कुछ लोग, आंध्रा के नहीं बट तमिलनाडु के CM बार बार उठाते हैं कि हिंदी इंपोजिशन हो रही है। चिदम्बरम कहते हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो एक वो लैंग्वेज की बात आ जाती है। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न कि जब संघ में मैं भी जैसे उनकी शाखाओं में गया हूं कभी, तो हमेशा नाम लेके बोलते, सरनेम नहीं बोलते, सो दैट कास्ट ना दिखे। और अब कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा है उसी की सरकार में। ये दो चीज एक साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है संघ की विचारधारा को लेके? देखिए, कास्ट का नहीं बोलना या सरनेम नहीं बोलना, कास्ट नहीं सरनेम नहीं बोलना, ये यहाँ होगा, महाराष्ट्र में नहीं है, दक्षिण में नहीं है। लेकिन मेरा शर्ट काला, आपका शर्ट नीला है, इससे आप और मैं अलग नहीं हो जाते। तो अगर मेरा सरनेम है क्या बाय बर्थ कुछ तो भी सरनेम लगा हुआ, उससे मैं तो वो बन नहीं जाता। अगर मैं ब्राह्मण सरनेम लेके चल रहा हूँ लेकिन मैं काम वैश्य का कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं वास्तव में वैश्य हूँ। कर्म के अनुसार उसका होना चाहिए, लेकिन एक कम्युनिटी की निशानी है, उससे विरोध तो नहीं होता। इसके कारण ये छोटा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न ये है कि भाषा का इंपोजिशन हो रहा है क्या? 1960 से लेकर जब भी बारी है, गुरुजी ने हर बार कहा कि हर भाषा नेशनल लैंग्वेज है, हर रीजनल भाषा नेशनल लैंग्वेज है, और उस राज्य के अंदर उस भाषा चलनी चाहिए, लेकिन सब भाषा का आदर करना चाहिए, लेकिन लिंक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। आज इतने सालों के प्रयत्न के बाद 80 साल हो गए, 1947 के बाद 78 साल हो गए, इंग्लिश कितने लोग आज जानते हैं? 3-4% एक्सपर्ट होंगे, 10% समझते होंगे मैक्सिमम। यस, ठीक है। लेकिन कौन रूल करता है टीवी के अंदर? मैं इंग्लिश टीवी में आता हूँ तो महान विचारक हूँ, मैं हिंदी में आता हूँ तो कोई देखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण जिसका 100 गुना से ज़्यादा व्यूअरशिप है। दूसरी बात कि अगर वो भाषा आज भी लिंक लैंग्वेज नहीं बन सकी, आज भी दक्षिण से लेकर उत्तर तक जब व्यक्ति कहीं जाता है, वो कॉमन भाषा उसको हिंदी ही मुँह से निकलती है, यहाँ छोड़ के USA में भी निकलती है। तो उसका मतलब है, क्योंकि सारी भाषाओं को जोड़ी तो है हिंदी, और आपको दूसरी भाषा कम करने का तो कोई नहीं बोल रहा। हिंदी प्रसारणी सभा तमिलनाडु में आज़ादी के पहले से चल रही है। सही बात है। आज भी लाख लोग उसमें परीक्षा देके निकलते हैं। किसने रोका तमिल के सरकार को कि जाके काशी में, दिल्ली के अंदर तमिल प्रचारणी सभा खड़ी करे? एक भाषा का प्रचार करने से दूसरी भाषा को कैसे अप्रेस कर सकते हैं? जो भाषा प्रफुल्लित होनी, अभी संस्कृत भारती शुरू हुई तब बोलने वाले बड़े कम थे, मजाक का विषय था, डेड लैंग्वेज है। आज लाखों लोग संस्कृत बोल रहे हैं। तो क्या संस्कृत भारती ने किसी भाषा का नुकसान किया? नहीं किया, बल्कि फिर कोई बोलेगा अरे मेरे तमिल वर्ड भी है इसके अंदर, तो मलयाली वर्ड भी है। सही बात है। जुड़े लोग। अम्बेडकर ने क्या था कि संस्कृत को बनाओ राष्ट्रभाषा। हाँ, इनफैक्ट बराबर है।
तो शॉकिंग था वो मेरे लिए। सारे देशों ने कॉमन भाषा चुनी। हम्म, ये जस्टिस पार्टी से लेकर एक राष्ट्र विरोधी जो विचार चलता है द्रविड़ आर्यन डिवाइड के झूठे इतिहास पे, उसके कारण वो बोलते हैं इम्पोजिशन इम्पोजिशन। आज जो बेंगलोर में या चेन्नई में हिंदी में बात करते हैं, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा, कॉमर्शियल कंपल्शन है। इसी प्रकार अगर आपको इंग्लिश आपको स्वीकार है बाहर की भाषा, जिसको आज भी 80 साल बाद या 10% भी नहीं पहुंच पाए, जबकि हिंदी जानने वाले लोग उससे दक्षिण में होंगे जितनी इंग्लिश टोटल जानते हैं, तो ये तो केवल राजनीतिक विरोध और कुछ नहीं। और संघ ने कभी नहीं कहा, उसने हमेशा कहा सारी भाषाओं का आदर होना चाहिए। जो 1951 की सेंसस, 61 की सेंसस शायद, उस समय जब वहां पर आर्य समाज ने कहा पंजाब के अंदर की अपनी मातृभाषा हिंदी लिखो, गुरु जी को पता चला, गुरु जी ने विरोध किया, बीजेपी के लोग, भारतीय जनसंघ के लोगों को लगा, डांटा, संघ के कार्यकर्ताओं को डांटा कि गलत है, लोगों से अपील की अपनी भाषा पंजाबी लिखो, गुरुमुखी। हाँ, गुरुमुखी लिपि है, लिखी है। हाँ, आपकी भाषा पंजाबी, आप क्यों हिंदी लिखोगे? पंजाबी किसी एक पंथ की भाषा नहीं है। सही बात है। ये कहने वाले गुरु जी थे। तो ये कहना, ये प्रचार है, बाकी कभी संघ ने कहा नहीं है। और संघ हमेशा कहता है, अब किसी भी संघ शाखा में जाओगे वहां की भाषा संघ में चलती है। अगर मैं जाता हूँ दक्षिण में बात करने, क्योंकि उनको इंग्लिश कुछ लोगों को ज्यादा आती होगी, अगर मैं बोलता हूँ तो उसको अनुवाद करके अच्छा बताया जाता है, पैरेलली बताया जाता है। कोई भी अधिकारी जाएगा जो हिंदी में बोले, जिस भाषा में बोले, एक स्वयंसेवक होता है जो उसको पैरेलली अनुवाद करके बताता है। इनफैक्ट ये तो हमने मोदी जी और अमित शाह जी के रैली में भी देखा है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्धिक कभी ट्रांसलेट किया होगा, आसान नहीं होता ट्रांसलेट करना ऑन द लाइन। करेक्ट। तो इसके कारण भाषा का आदर है। लेकिन मैं नहीं बोल पाता, मुझे अपनी बात रखनी है, तो मैं हिंदी या इंग्लिश में बोलूंगा, वो लोग अनुवाद करेंगे। गीत भी हर भाषा में, जो गीत मैं यहाँ मराठी में बोलता हूँ, गीत मैं उत्तर में जाऊंगा हिंदी में होगा, जाऊंगा दक्षिण में तमिल में होगा, मुझे लय से पता चलेगा अरे तो वही गीत है। तो ये झूठा प्रचार है। एक बात और बताइए कि अब जो क्योंकि 100 साल हो गया और उसके आगे जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगला 10 साल या 20 साल संघ को आप क्या देखते हैं कि उसकी मेन जो एजेंडा होगा संघ का वो क्या होगा? कोई 3 अगर संघ ने एजेंडा बता दिया पंच परिवर्तन का। ऐसा संघ को लगता है कि हमारा इतना बात सुनने लग गए लोग कि आज समाज को हम बोलेंगे अपनी आदतें बदलने के लिए तो समाज सुनेगा। प्लस स्वयंसेवक इतने अधिक हैं, कार्यकर्ता इतने अधिक हैं, घर घर जाके बात समझा सकते हैं और एक आदर्श रख सकते हैं। और देश को बदलना है तो समाज को बदलना पड़ेगा, शुरू से कहता है संघ। तब उनको लगता है कि समाज, लार्जर समाज सुनने को तैयार है बात हमारी, तो हम ये बात कर सकते हैं। और समाज को बदलने का समय आ गया, क्योंकि विचार बदल गए, समाज की सोच बदल गई, राष्ट्रीय प्रति जागरण हो गया। तो कानून का पालन करना, पर्यावरण की चिंता करना, कुटुंब की चिंता करना, हमारी सभ्यता का मूल तो हमारी कुटुंब है, और स्वदेशी उपयोग करना, स्व के विचारों से सारी बातें करना, इस प्रकार के जो 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के ऊपर संघ काम कर रहा है। वो पंच परिवर्तन, उसके ऊपर पुस्तकें भी आई हैं, जानकारी भी आई है। तो समाज को एड्रेस करना, समाज को इस देश को बदलने के अभियान में जोड़ना है, और ये मुख्य काम है। और इसमें समय जाएगा क्योंकि लाखों घरों में जाना है। बट इससे पहले जैसे संघ का एक रहा था कि राम मंदिर वापस स्थापित हो, अब वो हो गया, तो क्या हम अब काशी और मथुरा की तरफ, जैसे हम पहले बात कर रहे थे? नहीं, ये तो पुराना विषय हो गया। मोहन जी ने कहा है कि हमने जो करना था, एक सामाजिक एजुकेशन उठाना था, उठा दिया। अभी हिंदू समाज करेगा तो हम साथ में रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर समाज, जो संगठन जब ऐसी कोई काम खड़ा करते हैं बहुत शक्ति जाती है। और शक्ति लगाई, समाज जागृत हुआ। राम मंदिर के बस राम मंदिर का संघर्ष नहीं था, पहले आप समझिए, समाज के जागरण का संघर्ष था। सब समाज की राष्ट्रीयता का प्रश्न था कि हमारी राष्ट्रीयता किससे जुड़ी है, हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, हमारे देश का हीरो कौन है, और उसके लिए हमें हमारी मंदिर जो ओरिजिनल था स्थापित होना चाहिए। तो समाज को जागृत करने का एक आंदोलन था। उसके अंदर हमने राम को अपना एक सामने मॉडल रख के काम किया, वो हुआ है अभी, और बाकी भी मंदिर आएंगे, हमारा विश्वास है समाज करेगा। तो समाज को 30 साल तक एक कोई संघर्ष चलाना, वो 30 साल तक संघर्ष चला इज नॉट अ जोक। कोई आज तक 30 साल चला नहीं पाया सस्टेन्ड तरीके से। और लगातार कांग्रेस ने 1920 में का आंदोलन किया, टेक बैक किया, 1930 में किया, शांति हो गई, सॉल्ट सत्याग्रह 1942 में किया, फेल हुआ, 75 दिनों के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया था। तो उसके कारण आज़ादी मिली, तो हमको पता है स्वतंत्रता उसके कारण नहीं मिला, और बहुत सारे फैक्टर्स है उसके अंदर, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। इसीलिए जो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रकार है ये समाज को साथ लेके करने का है। और 30 साल जो राम मंदिर का आंदोलन चला, उसके अंदर कितनी शक्ति और कितना जीनियस लगा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। और समाज को जो मैसेज आना था गया, अभी समाज आगे कर रहा अपना काम। एक प्रश्न और है कि जैसे भाजपा जैसे संघ के साथ कार्य करती है, तो भाजपा के अपने प्रवक्ता हैं जो नेशनल चैनल्स पे और अपने अपने ओपिनियन देते हैं, वैसा हमने संघ में नहीं देखा, क्योंकि संघ में प्रचारक होते हैं। तो प्रचारक उस तरीके से सोशल मीडिया या उसका प्रयोग का यहाँ अर्थ अलग है। अच्छा, प्रचारक संघ के काम का प्रचार और प्रसार करता है, जी। वो प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है, वो तो बाहर आता ही नहीं है, वो तो बैकग्राउंड में ही रहता है।
अपना पूरा जीवन देके संघ को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। प्रचारक ये शब्द उससे नहीं जुड़ा हुआ, प्रचार से। अच्छा। ये संघ के विचार को आगे हाँ, बट प्रचार आप अगर करना है। अपने विचार रख रहे हो तो सोशल इसलिए मीडिया, हाँ, तो इसके और है कि समाज के अंदर ये अपनी एनर्जी डालने की, इस तरह के पब्लिक मीडिया के अंदर अपनी एनर्जी कितनी डालना। मेरे जैसे लोग हैं और भी लोग हैं जो संघ को जानते हैं और टीवी पे जाते हैं विचार रखने के लिए, संघ के लिए उतना बहुत है। बट आपको ये नहीं अभी लगता मोहन जी और सारे अधिकारी जितना पब्लिकली आज प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, पहले तो नहीं करते थे। तो वो विषय रखते हैं, उसकी सीरियसनेस लोगों को ध्यान में आते हैं, विषय बहुत आगे प्रोजेक्ट होता है, पहले नहीं होता था। पहले संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई आते थे, छापते नहीं थे। करेक्ट। संघ के कार्यक्रम होते थे और लोग जर्नलिस्ट आते थे, छापते नहीं थे। आज तो हर चीज छपती है, तो जरूरत नहीं रह जाती। बट सोशल मीडिया का यूजेस की बात मैं पूछ हर क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया बहुत सारे संघ अपना काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। आपको लग रहा है? हाँ, और ऐसा होता है कि ये जो विषय रखने की बात है, सारे विषय संघ के मतलब कि मुझे कोई बोलेगा फलानी जगह ये कुत्ते के डॉग मैंने से उसके अंदर संघ का क्या विचार है, कोई मतलब नहीं है। तो संघ के विचारों से जो सिद्धांत और विचार और उसके राष्ट्रीय विचार के ऊपर जिसका असर होता है, उसके ऊपर संघ कुछ बोलेगा तो संघ डायरेक्टली स्टेटमेंट देते हैं। पहले तो देते नहीं थे, पहले केवल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में स्टेटमेंट साल में एक बार आती थी, एक बार केंद्रीय कार्यकारिणी, बाकी कोई स्टेटमेंट होती नहीं थी। अब स्टेटमेंट आती है बार बार। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न जो मुझे ना बहुत लोगों ने कहा कि आपसे जरूर पूछूं कि क्या संघ डायरेक्शन देता है भाजपा को कार्य करने के लिए, या दोनों अपना अलग अलग कार्य करते हैं? कोई भी संघ का संगठन स्वायत्त है। अच्छा। उसमें गया हुआ स्वयं से काम करता है, वहां पर संघ की प्रेरणा से जो उसको विचार अच्छे लगते हैं काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी कि 1984 में जब 1980 में बीजेपी बनी, गांधी सोशलिज्म का नारा उठा एज ए सेंट्रल आइडियोलॉजी। बहुत सारे लोग भड़के, राजमाता सिंधिया ने तो कॉन्फ्रेंस में वही नेशनल फ्रंट में बोल दिया था। लेकिन संघ के कुछ लोग परेशान होकर गए बाला साहेब देवरस के पास, ये क्या हो गया इनको, ये क्या होता है गांधी सोशलिज्म वगैरह। तो बाला साहेब देवरस ने कहा हमारे स्वयंसेवक राजनीति में गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, हमको उनके सोच पे भरोसा रखना चाहिए, वो जो करते हैं उनको करने दो। फिर बाद में बोले कि आज से 4-5 साल बाद ये वापस हिंदुत्व पे आएंगे। अच्छा। हाँ, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आए, राम मंदिर के दौरान आए, बड़वानी जी राम मंदिर को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया, पालनपुर का रेजोल्यूशन बहुत बड़ा पास हुआ। तो जिनके मन में अगर संघ चला गया, संघ के विचार से अपने अपना संगठन चलाएंगे। विचार होते हैं, समन्वय बैठकें होती हैं, लोग एक दूसरे की सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि मजदूर है, वहीं पर आपका उद्योगपति भी इकट्ठे बैठते हैं, यहाँ पर ये विद्यार्थी भी बैठते हैं, वहाँ पर वो शिक्षक भी बैठते हैं, सब अपने विचार रखते हैं, क्योंकि परिवार है। आखिर समाज सबको लेके बना है। अगर हम सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो बाद में कहीं भी बैठेंगे तो दूसरे की बात सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे, कोई निर्णय कॉमन होगा, कोई नहीं भी होगा, बट देन एटलीस्ट यू रिस्पेक्ट अदर्स व्यू। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हम बात कर सकते हैं। संघ में भी ऐसा ही है। तो इसके कारण सारे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसके कारण बीजेपी को अलग से ब्रीफिंग देनी ऐसा नहीं है। जैसे बाकी लोग राय देते हैं कि सही है गलत है, हम भी राय देते सही है गलत है। आज मैंने चीफ मिनिस्टर 3 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस को ओपन लेटर लिखा है। मैं देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुंबई के अंदर किसी ने कुछ परिवर्तन लाया तो देवेंद्र फडणवीस ने लाया, उसके पहले मुंबई को कुछ मिला ही नहीं था। मुंबई के अंदर एक लोकल ट्रेनें चलती थी, एक मेट्रो चली 30 साल पहले, कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में 30 साल के अंदर पता ही नहीं कितनी मेट्रो चली, हमारे अब बनने लगी। एक जो भयंकर काम किया है फडणवीस, सब स्वीकार करता हूँ, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर ध्यान उनका नहीं है। तो मैंने ओपन लेटर डाला है, क्योंकि मेरे रीच नहीं थी उन तक पहुँचने की, बात करने को समय नहीं होता, इतना काम है उनके पास। और लोग सोचते हैं ठीक है भाई बोल रहे हैं, तो प्रेस वाले छापने को डर रहे थे, बिल्डर का भी नाम था, मैंने छाप दिया ओपन लेटर, उसका बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है मुझे। विषय उन तक भी जरूर पहुंचा होगा। अपनी बात रखते हैं। अभी वो बीजेपी में है, उनको इलेक्शन जीतना, मुझे तो नहीं जीतना। सही बात। तो मैं जिस जोर से विषय रख सकता हूँ, बीजेपी वैसे स्वीकार करेगी क्या, जरूरी नहीं है। जहाँ स्वीकार करना करेगी, लेकिन सुनती है। अगर उनके जैसे आपने कहा कि आपने आरटी क्यों नहीं चेंज किया, बीजेपी के 100 प्रश्न उसके मन में, 150-200 प्रश्न को है जो सारे पिछले सालों से गड़बड़ चल रही है, एक एक करके सॉल्व करेंगे ना। हमको लगता है बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उनको लगता है भी करना है। एनईपी की पॉलिसी बनते बनते 10 साल निकल गए, पहले बनी पसंद नहीं आई, दोबारा बनी। तो पहले बनी पसंद नहीं आई क्योंकि कई लोगों ने बोला, हमारे जैसे लोगों ने, अब ये पॉलिसी तो वैसे की वैसे खाली भाषा आपने जरा फ्लावर एकदम अच्छी सुंदर डेकोरेटिव कर दी तो दोबारा बनी। सुनते हैं, लेकिन उनका अपना एक राजनीतिक करने का और सरकार चलाने के अपने कंपल्शन, इनफैक्ट एजुकेशन वाले में लैंग्वेज वाला भी बात है जो आपने कहा। हाँ, तो ये सारा सोच के करेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेरे लिए बताना आवश्यक था, तो मैं ओपनली बोलता हूँ। मई में भी बोला था 2024 के इलेक्शन के बाद में। तो ऐसा नहीं, हमारे ही लोग हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारी बात नहीं मान रहे। हमको लगता है कि भाई ये बात उनके ध्यान में लाने, जब लाते हैं ध्यान में, ये थोड़ी कि हम उनके विरोधी हैं।
लेकिन क्योंकि हम एक अलग संगठन चला रहे हैं, अलग चला रहे हैं, उनका एक दृष्टिकोण है विश्व का, हमारा अपना दृष्टिकोण है, हमारे अपने प्रायोरिटी, उनके अपने प्रायोरिटी है। जहाँ मैच करेंगे वहाँ काम तुरंत हो जाएगा। राम मंदिर आवश्यक लगा तो बीजेपी ने जोर लगा के पूरा फटाफट करवाया। हालांकि पैसे लोगों के थे, संगठन लोगों का था, सरकार का तो योगदान नहीं था। सरकार का इतना था कि उसको स्मूथ करे, वो किया पीसफुली सब हो जाए तो हाँ किया। जी। तो ऐसे संबंध है सबके साथ। धन्यवाद रतन जी। ये थे रतन जी, इनसे हमने काफी डिटेल में बात की और ये समझा कि किस तरीके से विचारों में संघर्ष हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान है अगर वो बराबर है तो आपका स्वागत है। हमारे आज के विचार में भी हमारे बीच में भी काफी सारी ऐसी बातें आई जिसमें हम शायद सहमत नहीं थे, लेकिन मेरे को लगता है कि यही शायद संघ की प्रवृत्ति रही है जो हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से डिफरेंट विचार के लोग भी एक जगह आके और एक तरह से अपनी बातें रख सकते हैं और जिसको जिसकी बातें समझ में आ रही है उस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।